नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। पिछले लेक्चर में हमने पैलियोलिथिक यानी कि पूर्व पाषाण काल के बारे में पढ़ा। आज इस लेक्चर में हम मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक पीरियड को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे। आपके सुविधा के लिए मैंने पीछे मैप भी लगाया है और आप समझ ही गए होंगे कि ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिनको कि आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि इन साइट्स के फीचर्स क्या हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, इंडिया के किस स्टेट्स में या यूटी में लोकेटेड है। चलिए समझते जाएंगे। पिछले ही टॉपिक की तरह हमें, अगर हम इस टॉपिक को भी अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेसोलिथिक पीरियड के फीचर को दिखाते हैं, उनसे जुड़ी कुछ विशेषताएं और इन पीरियड के कुल मिला के टोटल फीचर्स को हमें समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगर बात करें मेसोलिथिक एज के बारे में, तो इसे अगर हम कंपेयर करें इसके पहले पीरियड यानी कि पैलियोलिथिक एज के कॉन्टेक्स्ट में, और अगर उसके साथ में एक कंपैरिजन में देखें अगर हम पैलियोलिथिक एज से, तो हमें कुछ चेंज और कुछ कंटिन्यूटी यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि पैलियोलिथिक के हमें मेसोलिथिक एजेस में भी देखने को मिलेंगे और कुछ न्यू एलिमेंट्स हमें इंट्रोड्यूस मिलते हैं या फिर कुछ न्यू एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। तभी इतिहासकार, पैलियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स इसे एक नए एज के तौर पे देखते हैं। क्या है वो न्यू चेंजेस, क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक जियोलॉजिकल एज होता है। तो ये जो मेसोलिथिक एज जो आता है ये होलोसीन एज में आता है। पैलियोलिथिक में हमने देखा था कि उसे हम प्लिस्टोसीन एज में क्लासिफाई करते हैं और मेसोलिथिक को किस में क्लासिफाई कर रहे हैं, होलोसीन। तो ये हो गया चेंज। हंटिंग गैदरिंग स्टोन एज कल्चर यानी कि मेसोलिथिक क्या है, एक हंटिंग गैदरिंग स्टोन एज कल्चर है। तो स्टोन एज तो ये सारे ही हैं और हंटिंग गैदरिंग हमने पैलियोलिथिक में भी देखा। तो ये एक तरीके से कंटिन्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है। यूज ऑफ स्मॉल स्टोन टूल्स विच इज रेफर्ड टू एज माइक्रोलिथ यानी कि स्मॉल स्टोन टूल्स हमें मेसोलिथिक में देखने को मिलते हैं जिन्हें कि माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो एम से मेसोलिथिक और एम से माइक्रोलिथ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस फीचर में भी अब हम क्या देखते हैं कि ये भी एक तरीके से स्टोन टूल्स तो है बट वो स्मॉल होते जाते हैं यानी कि और भी छोटे छोटे होते जाते हैं। हम अगर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोअर, फिर मिडिल, फिर अपर। तो इसमें हमने देखा कि कैसे इसमें जो टूल्स जो थे वो काफी बड़े बड़े होते थे, कोर टूल्स होते थे। फिर धीरे धीरे फ्लेक के टूल्स बनने लगे, छोटे छोटे टूल बनने लगे। अब और भी ज्यादा जो टूल्स जो है वो रिफाइंड हो गए और उन्हें और भी वो ज्यादा छोटे छोटे हो गए और उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। एक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, तो ये भी पैलियोलिथिक का ही फीचर था जो मेसोलिथिक में रहा। न्यू फीचर में हमें क्या चीज देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक नया फीचर आता है। हमें परमानेंट और सेमी परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। हैंडमेड पॉटरी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में उभर के आते हैं और आप सबको इन्हें याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रोलिथ्स के बारे में, तो माइक्रोलिथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिनको कि आपको याद रखना है कि माइक्रोलिथ्स यानी कि मेसोलिथिक के जो टूल्स होते हैं, बेसिकली वो 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक की उनकी जो चौड़ाई जो होती है, उनकी जो लंबाई जो होती है वो इसके बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। उनका जो लेंथ जो होता है वो 1 to 5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये क्वार्ट्जाइट, चर्ट, चैल्सडनी, जैस्पर, एगेट और इन जैसे पत्थर से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखते हुए जाना है। और इसी के साथ साथ एक नए फीचर में हमें देखने को क्या मिलता है कि अब के जो टूल्स हैं इनमें कई सारे जियोमेट्रिक डिजाइन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन जैसे ट्रायंगल है, ट्रेपीज है, ल्यूनेट है। ट्रायंगल जिसे हम त्रिकोण कहेंगे, ट्रेपीज को समलंब कहेंगे, लूनेट यानी कि अर्धचंद्राकार। तो हमें कई सारे
पर्टिकुलर एक ज्योमेट्रिक शेप में हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमें पैलियोलिथिक में हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर अपर पैलियोलिथिक में अगर कुछ मिलता भी है तो बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज में, बहुत ही नेसेंट स्टेज में, यानी कि बहुत ही विकसित होने के स्टेज में हमें डेवलप में देखने को मिलता है। लेकिन मेसोलिथिक में हमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन में या ज्योमेट्रिकल शेप्स में जो टूल्स जो होते हैं वो उभर के आ जाते हैं। तो ये एक फीचर आपको जरूर याद रखना है। माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है? जिनकी लंबाई 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के बीच में होगी। पत्थर में बात करें तो जिसमें क्वार्ट्जाइट, चर्ट, चैल्सेडनी, जैस्पर, एगेट ये सारे पत्थर होते हैं और हमें इनमें ज्योमेट्रिक डिजाइंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप सभी जरूर याद रखें और रिवाइज करते हुए चलें। चलिए अब बढ़ते हैं एक एक करके साइट की तरफ में। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, इस लेक्चर्स में भी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले है लंगनाज, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। इस साइट से हमें पॉटरी, बरियल और बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, यानी कि मृदभांड, कब्र और जंगली जानवरों के हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। मोहराना पहाड़, बाघाई खोर, चुपानी मांडो और लेखाइया, ये सारे के सारे साइट्स कहाँ पे के हैं? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमें पॉटरीज के एविडेंस मिलते हैं। याद रखना है मेसोलिथिक एज में जो पॉटरीज जो होते हैं वो हैंडमेड होते हैं, व्हील मेड नहीं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, हैंडमेड पॉटरी में मिलते हैं। चुपानी मांडो जो कि बेलन वैली उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है हंटिंग गैदरिंग टू बिगिनिंग ऑफ अ सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये बात पॉइंट सारे आपको याद रखते हुए जाना है। चौपानी मांडव में हमें क्या एविडेंस मिलता है? हंटिंग गैदरिंग से एक सेटल्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पे एविडेंस ऑफ एनविल, हैमरस्टोन, क्वर्न्स एंड म्यूलर्स, यानी कि बेसिकली जिसे हम आज के डेट में सिलवट्टा कहते हैं, उसके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जो कि कुछ पीसने के लिए काम इस्तेमाल किया जाता होगा, ठीक है। बॉटल और डॉब्स के हमें हट देखने को मिलते हैं, यानी कि मिट्टी और टाट के बने हुए घर होते हैं। वाइल्ड राइस का हमें एविडेंस देखने को मिलता है। सराय नहर रहा है जो कि प्रतापगढ़ यूपी में है। यहाँ पे हमें कब्र देखने को मिलते हैं, 11 ह्यूमंस के कब्र देखने को मिलते हैं, जो कि ओब्लॉन्ग शेप में, यानी कि अंडाकार शेप में होते हैं। इन बरियल्स में, इन कब्स में कई सारे ग्रेव गुड्स होते हैं, यानी कि कब्रों के साथ में कई अन्य सामग्रियां भी हमें देखने को मिलती हैं। इन बरियल्स का जब हमने एनालिसिस किया, जब साइंटिफिक मेथड से हम एनालिसिस करते हैं, तो पाते हैं कि ये जो सभी, जो उनमें से ज्यादातर जो लोग थे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि दांतों में या यूं समझिए कि हड्डियों में कुछ कैल्शियम की कमी से वो ग्रसित थे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। महादहा जो कि यूपी में साइट है, यहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है कि जहाँ एक मैन और वुमेन को एक साथ में बरिड किया गया है। इलिप्टिकल बरियल्स के हमें, यानी कि ढलान के तौर पे जो कब्र जो बनाए गए हैं उनका जो आकार जो है वो ढलान के तौर पे है। हमें यहाँ पे माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं। यहाँ के पीपल जो होते हैं वो काफी ज्यादातर लंबे होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो एविडेंसेस जो हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? महादहा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद है साइट दमदमा, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है। आइवरी पेंडेंट एज ग्रेव वुड, यानी कि हाथी के दांत हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कब्र में के साथ में या किसी कब्र में दफनाए गए थे। डोमेस्टिकेटेड राइस के हमें यहाँ से एविडेंस मिलते हैं। भागाई को जो कि लेखैया है यूपी में, यहाँ पे हमें एक्सटेंडेड बरियल, यानी कि लंबवत कब्र देखने को मिलते हैं। पैसरा बिहार में, जो कि लार्ज एंड स्मॉल फायर प्लेसेस, और बिरभानपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी फैक्ट्री एंड हैबिटेशन साइट है, ठीक है। तो आग का हमें कई सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे जो है कई प्रकार के धातुओं का निर्माण किया जाता था। धातुओं का मतलब बेसिकली हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो स्टोन, कुछ साइट ऐसे होते हैं जहाँ पे कि केवल लोग रहते हैं, तो ऐसे साइट को हम हैबिटेशन साइट कहते हैं। और कुछ ऐसे भी साइट्स होते हैं जहाँ पे कि रहने के साथ साथ में लोग केवल वहाँ पे पत्थर बनाते हैं या पत्थरों से औजार बनाते थे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है। तो पैसरा और बिरभानपुर जो है वो बेसिकली एक तरीके से फैक्ट्री और एक हैबिटेशन साइट, दोनों 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 के दोनों फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। बागौर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, इसमें हमें मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक और आयरन एज के एविडेंस मिलते हैं। हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ के एविडेंस हैं, इंसिपिएंट एग्रीकल्चर है
और कॉपर के भी हमें कुछ एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टोन एज है बट हमें कॉपर के एविडेंसेस यानी कि मेटल के भी एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर मेटल के एविडेंस अगर मिल रहे हैं तो आखिर हम इसे स्टोन एज क्यों कहते हैं? देखिए, स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कहीं से अगर कुछ लोन में अगर कोई अगर एक या बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से या कोई एक बहुत ही रेयर अगर कोई एविडेंस अगर मिल जाए तो हम उसे उस टाइम का या उस पीरियड का फीचर नहीं कहते हैं। हमें एविडेंस मिल जाते हैं, हम उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम के लोग, अब ये भी हो सकता है कि ट्रेसेस ऑफ कॉपर रेसिड्यू, अब या तो जब उत्खनन का जब काम चल रहा होगा, जब एक्सकवेशन का काम चल रहा होगा, या जो साइट जहाँ से पत्थर निकाले जाते होंगे तो वहां से इसके साथ में जुड़ गए। हो सकता है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, इसके यूज को, इसको कैसे यूज किया जाए ये भी लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन इसलिए हम इसे स्टोन एज कहते हैं, ना कि एक मेटल एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ में एविडेंस मिलता है? बागौर, जो कि भिलवाड़ा राजस्थान में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट साइट है मेहता खेरी, जो कि नर्मदा वैली यानी कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये अर्लीस्ट डेट फॉर माइक्रोलिथ इन द सब कॉन्टिनेंट का हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है मेहता खेरी, जिससे कि हमें माइक्रोलिथ्स यानी कि जो कि मेसोलिथिक पीरियड के जो टूल्स होते हैं उनको जिस नाम से हम जानते हैं, उसका अर्लीस्ट डेट हमें कहाँ से मिलता है? मेहता खेरी से देखने को मिलता है। फिर है आदमगढ़ हिल, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे भी हमें ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ, बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और पॉटरी के एविडेंसेस मिलते हैं। बाघोर 2, जो कि सोन वैली में है, ये भी एक फैक्ट्री साइट है, और हुफ प्रिंट ऑफ सांबर डियर यानी कि डियर के पैरों के हमें निशान देखने को मिलते हैं। ठीक है, भीमबेटका, जो कि एमपी में आप जानते ही होंगे, यहाँ पे भीमबेटका एक पैलियोलिथिक साइट भी है, एक मेसोलिथिक साइट भी है। मेसोलिथिक में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो टूल्स जो मेसोलिथिक पीरियड में जो बने थे, जो पैलियोलिथिक के जो टूल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्वार्ट्ज के बने हुए थे, और मेसोलिथिक पीरियड में भीमबेटका में जो टूल्स जो बने होते हैं वो चैल्सडनी के बने हुए होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने लिख लिया, आप सभी इसको ऐसे ही नोट डाउन करते हुए चलें और रिवाइज करते हुए चलें। भीमबेटका, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेसोलिथिक पेंटिंग के लिए फेमस है। जब हम इस पीरियड के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं कुछ साउथ इंडिया के साइट्स के बारे में। तो कर्नाटका में जलाहली और किब्बनहली है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, रेनीगुंटा और ज्वालापुरम है। और उसी तरीके से विशाखापट्टनम के कोस्ट के अराउंड हमें चंद्रमपलेम, पैरादेसीपलेम और ऋषिकोंडा मिलते हैं। जहाँ पे कि हमें, अगर हम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के साइट्स के बारे में बात करें तो यहाँ के जो माइक्रोलिथ्स होते हैं वो मिल्की क्वार्ट्ज के बने हुए होते हैं। ये फीचर्स आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में हमें स्टोन टैबलेट्स और रिंग स्टोन्स के भी फीचर मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हमें मेसोलिथिक के लगभग लगभग हम पूरे ऑल इंडिया या फिर एक तरीके से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी हम सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नेपाल या भूटान, बांग्लादेश, ये सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हो जाते हैं। लेकिन हम इन्हें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते हैं, हम बेसिकली जो इंडिया के जो मेजर साइट्स हैं हम उन्हें कवर करते हैं। तो जैसा मैंने आपको टेबल बना के दिया हुआ है, आप सभी उसे वैसे ही नोट डाउन कर लें, उसके फीचर्स को लिख लें। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देखते हैं मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। तो बेसिकली हमें यह पता चलता है कि मेसोलिथिक पीपल एक तरीके से माइग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि वो एक साइड से दूसरे साइड में जाते थे। अब फॉर एग्जांपल हमें इतने सारे जो पत्थरों के जो औजार जो देखने को मिलते हैं, इतने, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सपोज करिए कि अगर कोई गंगा वैली में अगर रह रहा है, गंगा वैली के अराउंड सपोज करिए, जैसे कि महादाहा आपने साइट पढ़ा, सराय नहर राय के साइट के बारे में आपने पढ़ा, आपने दमदमा के साइट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे जो हमें जो स्टोन टूल्स जो देखने को मिलते हैं वो कई अलग अलग प्रकार के पत्थरों से जो मिलते हैं, जो कि पेनिनसुलर इंडिया में हमें देखने को मिलता है, जैसे विंध्या के पहाड़ियों में,
अरावली के पहाड़ियों में। तो ये पत्थर यहाँ पे जो होते थे, ये आखिर वहां पे कैसे पहुंचे? या तो हो सकता है कि रॉ मटेरियल का एक्सचेंज होता होगा, या अगर रॉ मटेरियल से अगर टूल्स अगर यहीं पे बनाए जाते होंगे तो लोगों का माइग्रेशन होता होगा। तो एक तरीके से इतिहासकार, स्कॉलर्स, आर्कियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि इनमें एक माइग्रेशन और अपने कंटेम्प्ररी सोसाइटी के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा। एक तो ये पॉइंट है। हमने अभी देखा कि इनके कई सारे जो बरियल्स के जो फीचर थे, यानी कि इनके जो कब्र के जो फीचर्स होते हैं, उनमें हमने देखा कि बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो कब्र में जो बॉडी जो डाले जाते थे, उसे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रखा जाता था। यानी कि सर जो होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा और पैर जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। एक तो ये फीचर है बरियल में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। बरियल में बॉडी को दफनाने के साथ साथ उसमें कई सारे ग्रेव गुड्स होते थे। तो ये सजेस्ट करता है कि कोई रिचुअल होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि मरने के बाद में आत्माओं को या शरीर को किसी प्रकार का जरूरत होता होगा। तो उनके एक थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है, एक रिचुअल को रिफ्लेक्ट करता है जो कि डेथ के साथ में एसोसिएटेड है। और इसे आप प्रेजेंट टाइम में भी एसोसिएट कर सकते हैं कि जब हम श्राद्ध, जैसे हिंदू मान्यता में अगर आपने देखा होगा कि जब श्राद्ध को जब अपनाया जाता है तो कई सारे दान किए जाते हैं, कई सारे चीज़ों का दान किया जाता है। तो ये एक तरीके से जो रिचुअल है, ये आप देख सकते हैं कि कितना पुराना है। ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड से आ रहा है, यानी कि आज से कम 30 से 40 हजार साल पुराना ये जो परंपरा है, ये जो मेथड है, ये चलते हुए आ रही है। ठीक है। और इसी के साथ साथ में कुछ बरियल्स में हमें कुछ कुछ जगह पे तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को ही दफनाया गया है, और कुछ जो बरियल्स हैं जिसमें बॉडी के साथ साथ में कुछ हमें एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि कुछ इनमें से लोग, या तो सोसाइटी में कुछ डिफरेंशिएशन होगा, कुछ लोग ऊपर तबके के होंगे या कुछ लोग इम्पोर्टेंट होंगे, और जो लोग इम्पोर्टेंट होंगे उन्हें ग्रेव गुड्स दिया जाता होगा। तो ये एक प्रकार का सोशल डिफरेंशिएशन भी सजेस्ट करता है। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि हाँ एकदम सोशल डिफरेंशिएशन आ ही गया था, बट यस, हमें उसके कुछ एग्जाम्पल्स कुछ हम सजेस्ट कर सकते हैं, माना जा सकता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर नोट डाउन करें। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही पॉइंट था। आप इसके फीचर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके साइट्स और हर साइट्स से जुड़े हुए फीचर्स को लिखते हुए जाना है। एक तो ये हो गया, और दूसरे पोर्शन में द ओवरऑल फीचर ऑफ द मेसोलिथिक एज। ठीक है। यानी कि मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं आपको उन्हें याद रखना है। ठीक है। तो इसी के साथ हम आज अपने इस क्लास को एंड करते हैं। अगले टॉपिक में हम नियोलिथिक एज को पढ़ेंगे, यानी कि नियोलिथिक एज को हम अपने इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। इसमें भी सेम ही पैटर्न रहेगा। पहले तो हमें फीचर्स को पढ़ना है और फिर हमें इनके साइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। यही इन्हीं सारे इसी तरीके से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम में इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी इस टॉपिक को रिवाइज करें। जो जो मैंने जैसे नोट्स बना के दिया हुआ है, आप उसी तरीके से अपने नोट्स भी इसी तरीके से बना लें। और साथ साथ में अगर आप चाहें, अगर आप कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जिसमें कि इनके बारे में, इस स्टोन एज के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। एक फर्स्ट चैप्टर जो है वो इसके बारे में, फर्स्ट 2 चैप्टर जो है वो इसके बारे में डील करता है। चाहे तो आप आर एस शर्मा को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आर एस शर्मा में आपको ध्यान यह रखना है कि बहुत सारे जो डेटा हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। तो जो डेटा मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप उस डेटा के साथ में टैली करते हुए उसको जरूर पढ़ें। ठीक है। चलिए, तो ये दो होमवर्क है जो टास्क आप लोगों को करना है मेरे तरफ से। अब एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्लास 6 का एनसीईआरटी और आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसे जरूर इस लेक्चर के साथ में टैली करें। ठीक है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।